हाय एवरीबॉडी। सो एज प्रॉमिस्ड आज हम आगे के 3 सेक्शंस डिस्कस करेंगे इन दिस क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट विमेन इस सेक्शन में। सो द फर्स्ट वन इज 77 सेक्शन वॉयरिज्म। अब ये जो वॉयरिज्म था ये 354C था इन आईपीसी, अब ये 77 हो चुका है। सो फर्स्ट आई विल रीड द प्रोविजन एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग। Whoever watches or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो voyeurism का हम क्या मीनिंग समझते हैं? Whoever watches or captures the image of a woman engaging in a private act। private act मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो वॉशरूम में है लेडी, तो उसके दिमाग में ये पिक्चर है कि मुझे कोई व्यू नहीं कर सकता, ये मेरी प्राइवेट स्पेस है। पर अगर कोई कोशिश करता है उसको चुपके से देखने की तो उसको वॉयरिज्म बोलते हैं। अब इसमें ये एक बेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है एंड 3 to 7 ईयर्स की इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है। इसमें भी 2 टाइप की पनिशमेंट्स है। अब पहले आप अगर देख रहे हो तो इफ़ ही हैज़ डन 1 एक्ट ऑफ वॉयरिज्म, फर्स्ट जो उसने एक्ट किया मतलब फर्स्ट कन्विक्शन पे उसको मिलेगी 1 ईयर, नॉट लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। लेकिन अगर उसने पहले एक बार उसको इस चीज़ के लिए पकड़ लिया, अगर वो दोबारा वही चीज़ करता है तो उसमें मिनिमम 3 ईयर्स और इट कैन गो अप टू 7 ईयर्स सेकेंड कन्विक्शन पे, मतलब वही चीज़ दोबारा अगर रिपीट करता है। अब इसमें अगर आप देखोगे हुएवर लिखा हुआ है, हुएवर मीन्स दिस इज अ जनरल जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन, मतलब मैन और वुमेन कोई भी करता है तो उसको पनिशमेंट होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस विच in the circumstances would reasonably be expected to provide privacy and where the victim's genitals, posterior or breasts are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। एक तो ये हो गया। इन सारे सर्कमस्टांसिस में उसको प्राइवेट एक्ट बोलेंगे, या तो वो अपनी प्राइवेट स्पेस में है या फिर वो उसके जेनिटल्स एक्सपोज्ड हैं। इन सब सिचुएशंस में उसको प्राइवेट एक्ट बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 इज वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस or any act but not to their dissemination to third persons, and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offence under this section। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड उसकी इमेज खींच रहा है विद हर कंसेंट, बट ऑब्वियसली अगर वो अपने सारे फ्रेंड्स को उसकी इमेज सर्कुलेट कर देगा तो दैट विल बी वॉयरिज्म। वो ऐसे स्प्रेड नहीं कर सकता ऑल्दो शी हैज़ कंसेंटेड टू द इमेजेस। इसकी ट्रायल जो है कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल है एंड जेंडर न्यूट्रल है। मतलब अगर लड़की भी ऐसे इमेजेस लेगी तो शी इज़ ऑल्सो लाइबल टू बी, इट इज़ नॉट ओनली अ मैन हु कैन डू इट। अब एक दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट डिस्कस करते हैं हम, सोनू वर्सेस स्टेट। इसमें पॉस्को एक्ट का सेक्शन 12 लगा था और 354C जो ये पहले 354C था 77 है वॉयरिज्म लगा था। अब इसमें क्या था, बेसिकली लड़की एक झुग्गी में रहती थी और झुग्गी में आपको पता है ये घर बहुत पास पास होते हैं, तो साइड में ही एक पब्लिक टॉयलेट था। वहाँ पे जनरली पब्लिक टॉयलेट्स ही होते हैं, 3-4 झुग्गियों के बाद एक टॉयलेट होता है जो गवर्नमेंट ने बना के दिया होता है। सो उसमें शी यूज टू टेक बाथ, तो उस टॉयलेट में कर्टन होता था। अब उस कर्टन को वो क्लोज करके नहाती थी, आई मीन वट एवर एक्टिविटी शी वॉन्ट्स टू डू वहाँ पे वो करती थी। लेकिन जो वो लड़का था उसका नेबर, ही यूज टू स्टैंड आउटसाइड द बाथरूम एंड ट्राई टू लुक इन साइड। अपने फ्रेंड्स के साथ जानबूझ के वहीं खड़े होता था और अंदर देखने की कोशिश करता था। तो इस केस में जो और वल्गर रिमार्क्स भी उसको पास करता था और पीपिंग मतलब चुपके से देखने की कोशिश करता था। अब इस केस में जब केस फाइल हुआ तो डिफेंस काउंसिल जो है वो कहता है कि जो डिफेंस ली उन्होंने कि अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस पे सारा केस है, कोई प्रूफ नहीं है, फिर
झुग्गी में आपस में लोगों के डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो शी इज़ ट्राइंग टू टेक रिवेंज, इसलिए उसने केस फाइल किया है। फिर इसमें कोई विटनेस नहीं है, फिर लड़की का डेट ऑफ बर्थ का डिस्प्यूट डाला, और मेन ये बोला कि जो बाथरूम है इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, कि वो बाथरूम जो था उसको प्राइवेट आप नहीं बोल सकते। और फिर उसके बाद जो स्टेट ने जो लिया स्टैंड, उसमें उन्होंने बोला कि एक तो पीपिंग है, एक वल्गर रिमार्क्स हैं, विटनेस की स्टेटमेंट भी थी, काफ़ी सारे विटनेसेस थे जो उसके फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने स्टेटमेंट दी, एंड दे वर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मतलब उन्होंने आके स्टेटमेंट करेक्ट दी थी। अब इसमें जो वॉयरिज्म के ये सारे सेक्शंस थे ABCD, हमको पहले भी पता है कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था निर्भया कांड के बाद जो आया था, वो जो एक्ट था उसके अंदर ये सारे प्रोविजंस आए थे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ विमेन इन दीज सिचुएशंस। अब कोर्ट ने जब इसकी जजमेंट दी तो उन्होंने पहला जो पॉइंट रखा कि प्राइवेट और पब्लिक प्लेस में डिफरेंस क्या है। अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट लिया था कि इट इज़ मतलब झुग्गी में आसपास रहते हैं, सो बाथरूम इज़ अ कॉमन एरिया, बाथरूम इज़ पब्लिक प्लेस, उन्होंने बोला। कोर्ट ने ये बोला कि अगर वो पब्लिक प्लेस होता तो उसके अंदर कर्टन क्यों लगा हुआ है, 4 दीवारी बनी हुई है, तो उसके अंदर जब कोई एक्ट, अगर वो अंदर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ गोइंग टू टेक अ बाथ ऑल्सो, सो दैट इज़ अ प्राइवेट स्पेस। शी वुड नॉट लाइक, उसके दिमाग में है कि ये मेरी प्राइवेट स्पेस है, मेरे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक को विजिबल नहीं है, इट्स नॉट एन ओपन पब्लिक एरिया। फिर उसमें कर्टन था, इट वॉज क्लोज्ड, ठीक है ना, तो ये उन्होंने कोर्ट ने बोला कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, इट इज़ अ प्राइवेट स्पेस ओनली। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक होता है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशन मीन्स उसको एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन थी लड़की को कि उसको विजिबिलिटी कोई नहीं उसको देख सकता वहाँ पे, सो दैट पर्टिकुलर टॉयलेट हैड दैट एक्सपेक्टेशन, मतलब उसके अंदर जब वो रहेगी तो उसको आसपास वाले नहीं देख सकते, तो शी फील्स सेफ इन दैट प्लेस, सो दैट प्लेस इज कंसिडर्ड एज प्राइवेट ओनली। अब एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने ऑपोजिट पार्टी ने, डिफेंस ने बोला कि स्विमिंग पूल्स हो गए, देन वाटर पार्क्स हो गए, होली प्लेसेस हो गए, वहाँ पे भी बेदिंग होती है, तो इवन दैट इज कंसिडर्ड एज पब्लिक प्लेस, तो इस केस में भी वही है। बट कोर्ट ने ये बोला कि इवन इन दोज केसेस अगर कोई लड़की की फोटोज ले रहा है या फिर और कोई वॉयरिज्म कर रहा है तो इवन दैट इज पनिशेबल, तो इस केस में फिर उनको पनिशमेंट हो गई थी। सो वॉयरिज्म जो है एक काफ़ी बहुत ज़्यादा आजकल प्रेवलेंट है, बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया, देन वी हैव फोन्स एंड ऑल, सो दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्टली पनिशेबल आफ्टर द निर्भया कांड, और अब ये सेक्शन 78 बन गया है। आगे हम देखते हैं 78 अब हम देखते हैं, दैट इज स्टॉकिंग। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman, monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication commits the offense of stalking। ठीक है जी, मतलब सबसे पहले तो आप देख लो कि वो अटेम्प्ट करता है बार बार उसको कॉन्टैक्ट करने की, डिस्पाइट हर डिसइंटरेस्ट, मतलब वो लड़की नहीं चाहती बट ही इज़ डूइंग इट अगेन एंड अगेन। मॉनिटर्स, उसका जो एक्टिविटी है डे टू डे उसको मॉनिटर करता है, उसकी ईमेल्स चेक करता है एंड ऑल दैट। अब इसके 3 प्रोविसोज हैं। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स, अगर आदमी प्रूव कर देता है कि इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम एंड द मैन अक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग हैज़ बीन इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन, जैसे कि कोई एजेंसी है जिसको ये काम दिया गया है टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर, उस केस में फिर ये स्टॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ को, जैसे कोई टेररिस्ट है फीमेल और उसकी एक्टिविटीज़ को स्टेट ने बोला है कि मॉनिटर करना है, कोई डिटेक्टिव एजेंसी है तो वो कंसेंट से हो रहा है, दैट इज़ नॉट स्टॉकिंग। सेकेंड केस, इट वॉज परस्यूड बाय अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, लीगली हो रहा तो ये स्टॉकिंग नहीं होगा। इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। कुछ केसेस में जैसे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड की स्टॉकिंग करा रही है, कुछ केसेस में इफ़ शी वांट्स टू प्रूव समथिंग इन कोर्ट, और अगर उन सिचुएशंस में ये स्टॉकिंग नहीं होगा इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। क्लॉज 2, whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction, पहली बार जब वो करता है, with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall be liable to fine, 3 साल होती है अगर फर्स्ट कन्विक्शन होती है, एंड शैल बी पनिश्ड ऑन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल। मतलब पहली बार जब वो स्टॉकिंग करता है तो 3 years होता है, अगर वो वही क्राइम दोबारा करता है आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड तो उसको 5 years की सजा होती है।
अब ये जो ऑफेंस है ये भी कॉग्निजेबल है, इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती पुलिस को फॉर अरेस्टिंग, एंड इट्स अवेलेबल ऑफेंस। इंटरनेट, ईमेल एट्सेट्रा काफ़ी तरीक़ों से हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ ब्रेकअप हैपनिंग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, तो अगर लड़का उसको बार बार पेस्टर करता है कि मेरे से कॉन्टैक्ट करो, उसको बार बार स्टॉक करता है, तो दैट इज़ ये ऑफेंस प्रूव हो जाएगा। बट कुछ केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन इंटरनेट ग्रुप, जैसे ग्रुप्स हमारे बन जाते हैं फेसबुक वगैरह, वहाँ कई सारे कमेंट्स आते हैं, अगर वहाँ कोई कमेंट डाल दे तो वो स्टॉकिंग नहीं होगा, बिकॉज दैट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, उसको प्राइवेटली नहीं वो कर रहा। बेसिकली मतलब बदतमीजी करता है उसके साथ, तो उसको बार बार मैसेजेस भेजता है, ठीक है ना। अब ये स्टॉकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। इसमें जो मैन होता है ही इज़ ओनली लायबल, मतलब अगर मैन कोई स्टॉकिंग करता है, पहला तो मैन होना चाहिए, और लड़की का पीछा कर रहा है या और कुछ कर रहा है। थर्ड इज़ रिपीटेड कम्युनिकेशन, बार बार उसको टारगेट कर रहा है। लड़की बोलती है मुझे आपसे टच में नहीं रहना, बट वो बार बार मैसेजेस भेज रहा है, हैरेस कर रहा है उसको। और क्लियर इंडिकेशन लड़की का होना चाहिए, जैसे अगर हम कोई चैट वगैरह पढ़ते हैं तो क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि उसको, लड़की को इंटरेस्ट नहीं है इससे कम्युनिकेट करने में, बट ही इज़ अगेन एंड अगेन डूइंग इट, ठीक है ना। अब ये कैसे हो सकता है, ट्रैक करना उस लड़की को, उसको मैसेजेस भेजना सोशल मीडिया पे, बार बार फोर्सिबली उससे कम्युनिकेट कर, जैसे वो जा रही है कहीं तो उसको बार बार रोक के कम्युनिकेट करना, फ़ोटोज़ खींचना उसकी, फिजिकल असॉल्ट, थ्रेट्स एट्सेट्रा उसको देना, ये सारे होते हैं, ठीक है। लॉइटरिंग मतलब उसके घर के आसपास घूमते रहना, सोशल मीडिया ऐप से उसको बार बार मैसेजेस भेजना, दिस ऑल दीज आर कॉल्ड स्टॉकिंग। इसमें एक जजमेंट थी श्री देव बाजू बोर्ड के वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया था, बिकॉज जो लड़का था उसको इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहा था, तो अल्टीमेटली वो इतनी हैरेस होगी कि उसको सुसाइड कमिट करना पड़ा, तो ही वॉज हेल्ड लाइबल। क्योंकि ये प्रोविजन जो था ये पहले था 354D था ये प्रोविजन, उसके अंदर उसको लाइबल किया गया था। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी संतोष कुमार वर्सेस स्टेट थ्रू CBI। इसमें प्रियदर्शनी मट्टू एक लॉ स्टूडेंट थी, 25 ईयर ओल्ड लॉ स्टूडेंट, न्यू दिल्ली में। उसको एक IPS ऑफिसर संतोष सिंह जो था, एक IPS ऑफिसर का सन था, उसने उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया एंड थ्रेट्स किए, डिमांड्स की, हैरेसमेंट की। उसमें लड़की बहुत ज़्यादा हैरेस हो गई थी। फिर उसको अल्टीमेटली जब FIR हुई तो उसको उसके घर में ही उसने उसका मर्डर करवा दिया। तो पहले तो कोर्ट्स ने उसको डेथ पेनल्टी दी, सो दिस सेक्शन वाज आल्सो एडेड। उसके बाद फिर डेथ पेनल्टी, जो सेशन जज था उसने फिर डेथ पेनल्टी को कम कर दिया था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, एंड ही वाज लायबल अंडर दिस सेक्शन 354D विच इज़ नाउ 78। एंड इसमें अब ये है कि एक आध अब्यूज़ अगर कोई करता है या फिर कुछ इस टाइप की बात, तो उसमें नहीं होता, इट शुड बी रिपीटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर शुड बी क्लियर डिसइंटरेस्ट। लड़की का क्लियर डिसइंटरेस्ट शो होना चाहिए कि आई डोंट वांट टू कीप इन टच विद यू, सो प्लीज़ डोंट सेंड मी मैसेजेस एट्सेट्रा, डोंट हैरेस मी। अब हम देखते हैं सेक्शन 79। अब हमारा ये वाला पूरा जो क्रिमिनल असॉल्ट वाला ख़त्म हो जाएगा आज। सेक्शन 79 विच इज़, अब ये 79 जो है हमारा 354 जो हमने पहले देखा था, जो कि है हमारा 74 सेक्शन, वैसा ही है सेम। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, बट इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस है। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, हमने आउटरीचिंग मॉडेस्टी पहले पढ़ा था, क्रिमिनल फोर्स वाला। अब इसमें कुछ वर्ड्स और एक्शंस अगर आप करते हो तो अगर उससे लड़की की इज्जत भंग होती है तो तब ये सेक्शन आता है। Whoever intended to insult the modesty of any woman utters any words, makes any sounds or gestures, or exhibits any object in any form, intending that such woman, word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with a term which may extend to up to 3 years or fine। ठीक है जी। अब इसमें दिस इज समवट सिमिलर टू सेक्शन 74 ऑल्सो, जो हमने पहले देखा था आउटरेजिंग मॉडेस्टी, पर उसमें कोअर्जन होता था। इसमें वर्ड्स और जेस्चर्स जैसे कि सीटी बजाना, ठीक है, इस टाइप के कमेंट्स पास करना। 354 में क्या था, असॉल्ट था, फोर्स और असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स। इसमें वर्ड्स और जेस्चर्स, यही एक डिफरेंस है दो में, ठीक है। अब आप खुद देखो, लॉ मेकर्स ने सबसे पहले 354 बनाया। 354 इज व्हाट, सेक्शन 74, आउटरेजिंग मॉडेस्टी। फिर उनको लगा कि ईव टीजिंग का क्या होगा। 354 में तो क्रिमिनल फोर्स था, फिर ईव टीजिंग वाले में क्या करेंगे। ईव टीजिंग के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ तो है नहीं,
सो उन्होंने फिर ये सेक्शन दोबारा बनाया आफ्टर दिस अमेंडमेंट। इस सेक्शन में अब उन्होंने, ये सेक्शन है 509, ठीक है, जो हमारा आईपीसी था उसमें 509 था ये सेक्शन। इट इज़ द सेम, कोई चेंज नहीं है एज सच इस सेक्शन में। अब उन्होंने ये बताया कि कोई भी वर्बल अटैक होता है, जैसे कि अब्यूज़ होता है या फिर कोई सीटी होती है, जेस्चर होता है जो लड़की की लज्जा को भंग करेगा, आउटरेजेस ऑफ मॉडेस्टी, तो उस केसेस में ये वाला सेक्शन होगा, 3 years प्लस फाइन इसकी पनिशमेंट होगी। मतलब इसमें ना इंटेंशन होनी चाहिए कि शॉक, मतलब इट शुड शॉक द सेंस ऑफ डिसेंसी, मतलब जो लड़की की जो लज्जा है ना वो, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट होनी चाहिए, तब ये सेक्शन। जस्ट मियर अब्यूज और समथिंग शुड नॉट बी देयर, शुड बी मोर देन दैट। एक जजमेंट है केरला हाईकोर्ट की, अभिजीत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 39 ईयर्स ओल्ड की लेडी थी, शी वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हर हाउस करीब 9:30 बजे। तो एक लड़का आता है वहाँ पे बाइक में और उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जबकि वो लड़का उसको जानता भी नहीं था। फिर वो उसको सेक्शुअल जैसे कि मिडिल फिंगर और उसको दिखाता है। सो इमीडिएटली शी रिपोर्ट्स, और वो जो था केस, इट केम अंडर 509, और उस केस में फिर उसको पनिशमेंट हुई थी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, एंड एनी मजिस्ट्रेट कैन डू द ट्रायल। इसमें काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट थी। 17 ईयर ओल्ड ट्रायल, इमेजिन। जो हमारे डीजीपी थे पंजाब के, केपीएस गिल, उनके खिलाफ आईएएस ऑफिसर थी, फाइनेंस सेक्रेटरी थी उस टाइम, रूपन देओल बजाज। शी हैड फाइल्ड अ केस अंडर दिस सेक्शन ओनली, अंडर 354 एंड 509। 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन जो अभी हम देख रहे हैं, उसमें उसने एक कंप्लेंट फाइल की थी। इसमें हुआ ये था, 1988 में फाइनेंस सेक्रेटरी जो था उनका एक काफ़ी बड़ा गेट टुगेदर था इन चंडीगढ़ ओनली। वहाँ पे काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर्स और इवन दिस डीजीपी केपीएस गिल वाज प्रेजेंट। So this Rupan Deol Bajaj was the finance secretary at that time. She was also present there. So he, जैसे ऐसे बैठे होते पार्टी में, तो इन्होंने केपीएस गिल जी ने उनको बुलाया अपने पास, उनको बोला आप मेरे पास बैठो, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। साइड में जैसे बैठने लगी तो उनकी चेयर को पीछे से पुल कर लिया। सो शी फेल्ट क्वाइट वियर्ड कि ये क्या हुआ। तो देन शी सैट ऑन द सेम चेयर फॉर 2 minutes एंड देन ही सेड कि मेरे को आपसे प्राइवेट में बात करनी है, सो आप चलो। सो शी डिनाइड, क्योंकि उसको थोड़ा अजीब सा लगा। सो देन वॉट ही डिड, ही पैटेड ऑन हर पोस्टीरियर, मतलब बैक साइड पे ऐसे पैट किया, ऐसे करके पैट किया लेडी को। आईएएस ऑफिसर थी वो उस टाइम। सो इमीडिएटली शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पार्टी, उन्होंने वहाँ रिपोर्ट किया केस। फिर उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट भी लिखाई, पर कुछ खास हुआ नहीं। फिर इनके हस्बैंड जो थे, ही वाज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर, मिस्टर बजाज, ही फाइल्ड कंप्लेंट विद द सीजेएम। फिर ये केस स्टार्ट हुआ। 17 साल इसकी ट्रायल चली है केस की, एंड इसमें सज़ा भी होगी। उसके बाद इसमें ये हुआ कि सबसे पहले तो उनको जेल हुई 3 months की अंडर 354 सेक्शन, जो कि हमारा 74 है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी वाला। एंड 2 months इनको हुई 509 के अंडर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 79, वर्ड्स और जेस्चर्स वाला। दोनों में इनको हुआ सज़ा। बट देन द सेशन जज ही रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन, और उन्होंने सज़ा नहीं काटनी थी इनको, उन्होंने रिलीज़ कर दिया था प्रोबेशन पे, एंड फाइन लगाया था माइनर सा। उसके बाद क्या हुआ था कि देन शी वेंट इन अपील एंड एवरीथिंग दैट हैपन टिल द सुप्रीम कोर्ट। सो जो हाई कोर्ट था पंजाब हरियाणा का, उन्होंने इनको 2 लाख का फाइन लगा दिया था। देन शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, एंड ही ऑल्सो वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, केपीएस गिल, फॉर कैंसिलिंग इज कन्विक्शन ऑल। बट उनकी कन्विक्शन तो कैंसिल नहीं हुई, बट इनकी अपील वहाँ पे डिसमिस हो गई थी कि प्रोबेशन इज़ अ गुड पनिशमेंट एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी। कि इतने हाई रैंक पे आके केपीएस गिल जो डीजीपी थे, उन्होंने इस तरह का एक्ट किया, तो उनको प्रोबेशन पे रखा गया। एंड 17 साल की जो बैटल थी उसमें 2 लाख का फाइन था। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द फाइन, और उन्होंने कहा कि मेरा ये जो फाइन है मैं नहीं लेना चाहूँगी, इसको आप किसी को डोनेट कर दो, किसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन। सो इस लेवल पे भी इस लेडी ने बहुत फाइट किया, एंड अल्टीमेटली उनको सज़ा हुई थी। सो आई विल ओनली से दैट women should not just sit back, they should take action। और सब कुछ होता है लॉ में, ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड बंदों का ही होता है, सब कुछ होता है। सो आपको एक्शन लेना चाहिए। सारे प्रोविजंस हैं। कोई भी क्वेरीज हैं आपके मेरे साथ डिस्कस करिए। एनी कमेंट्स यू हैव, एनी प्रॉब्लम यू हैव, यू प्लीज़ डिस्कस। माई email ID is there under the video. Thank you very much.